हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हमारे पास इक्वेशन हो a नॉट डी टू 4y dx टू द पावर 4 प्लस a1 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस a2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस a3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए फॉर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर ए नोट से लेकर A4 तक ये सभी तो कांस्टेंट्स हैं। सो A1, A2, A3, A4 ऑल दीज आर कांस्टेंट्स और कैपिटल X इज फंक्शन ऑफ X। फिर हमने कहा कि इस इक्वेशन को तो ऑपरेटर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखा गया A नॉट कैपिटल डी टू द पावर 4 a1 डी क्यूब a2 डी स्क्वेयर प्लस a3 डी प्लस a4 और y इज इक्वल्स टू x, जहाँ पर कैपिटल D का मतलब है d बाई डी एक्स। और इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने बात की कि दो सॉल्यूशंस निकलेंगे और फाइनली उन दोनों को ऐड कर कर इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और वो दो मेथड कुछ इस तरह से थे। फर्स्ट पार्ट में तो हम सिर्फ उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो। तो a नॉट d4 प्लस a1 d क्यूब एंड सो ऑन a4 ऑफ y इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहा जाएगा, सॉल्यूशन को हमने नाम दिया YCF, क्योंकि उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और सेकंड पार्ट में हम इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहा जाता है। तो इस पार्ट को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और फिर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं a नॉट डी टू द पावर 4 एंड a फॉर y इज इक्वल्स टू x, और यहां से निकल कर आता है सॉल्यूशन, उसे कहते थे पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आज का हमारा मेन क्वेश्चन यही है कि कैसे निकाला जाता है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस पार्ट को तो हमने सीख लिया था, इसके बारे में बात करनी थी। तो जो हमें शुरू में इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो आप इस पूरी इक्वेशन को शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका होता है। ये सारी हैं टर्म्स ऑफ d, तो इसे एक ही लाइन में कह दिया जाता है f ऑफ d, साथ में है y इक्वल टू x। तो कई बार आप बुक्स में इस तरह से इक्वेशन लिखी देखें तो ये नहीं समझना कि इसे पढ़ा नहीं हुआ, ये एक्चुअल में है फंक्शन ऑफ d, कि इसे भी कहा जाता है, ये भी एक तरीका है लिखने का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और आज का जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ 1 अपॉन f ऑफ d। कि f ऑफ d का तो मतलब हम समझते हैं वो जिसमें d की टर्म्स हो, और d का मतलब है d बाई डी एक्स, लेकिन 1 अपॉन f ऑफ d का क्या मतलब होगा। लेकिन उससे पहले ये जो दो सॉल्यूशन आए थे, तो y जो कंप्लीट सॉल्यूशन था उसे कहा गया था YCF प्लस YP। तो ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, लेकिन इस पूरी स्टडी में ये YP कैसे फाइंड किया जाता है ये अब हमें सीखना है। और उसके लिए सबसे पहले ये पता करेंगे कि 1 अपॉन f ऑफ d का क्या मतलब है। सो मीनिंग ऑफ 1 अपॉन f ऑफ d, 1 upon f of d is a operator when f of d operates on it, they cancel the effect of each other. तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी कोई ऑपरेटर है। हम इसे डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं कि जब भी इस पर एफ ऑफ डी लगेगा
तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे और हमें मिल जाएगा 1। अगर आपके 1, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके 1/f(d) के साथ मान लीजिए यहाँ कोई z है या x है और जैसे ही इस पर लगेगा f(d) तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे और हमें मिल जाएगा z। सिमिलरली यहाँ z की जगह कुछ और भी हो तब भी बात यही रहेगी। f(d) के साथ यहाँ कोई x है, इस पर लगेगा f(d) तो ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे और हमें मिल जाएगा x। तो हमने 1/f(d) को इस तरह से डिफाइन किया है कि जब जैसे इस पर f(d) लगे ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दें। तो अब इसी प्रॉब्लम को आगे लेके जाते हैं। अगर 1/f(d) की जगह सिंपल d दिया हो और x पर अप्लाई करना हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो हम मान लेते हैं कि 1/dx, इसका जो भी रिजल्ट आएगा मान लेते हैं कि वो z आएगा। अब मुझे नीचे वाले d को खत्म करना है, तो आप जानते हो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए दोनों तरफ किस ऑपरेटर से अप्लाई करें। अगर यहाँ f(d) होता था तो दोनों तरफ f(d) से ऑपरेट करते थे और वो इसका इफेक्ट खत्म कर देता था। तो नेक्स्ट, ऑपरेट d ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहां पर भी d अप्लाई किया, किस पर? 1/d ऑफ x। तो वही d इस तरफ भी अप्लाई हुआ, d ऑफ z। इन दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दिया। यहां से तो बच गया x और d का आप मतलब जानते हैं, d का मतलब है d/dx। तो ये पार्ट बन गया dz/dx। मैंने अपनी प्रॉब्लम को इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू को हमने z मान लिया था। तो मतलब अब मैं z को ढूंढ रहा हूं और z मुझे तभी मिलेगा जब मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं। तो नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहां इंटीग्रेशन मिलते ही मिल जाएगा z। तो फाइनली हमने ये सीखा कि 1/d जब x पर लगता है तो इसका मतलब था z और z की वैल्यू है इंटीग्रेशन x dx। और यही आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? अगर d का मतलब है डेरिवेटिव तो 1/d जो कि इसका रिवर्स स्टेप है, तो डेरिवेटिव का रिवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो जब x पर लगता है d तो मतलब डेरिवेटिव, लेकिन जब 1/d पर लग जाएगा, x लगेगा 1/d के साथ तो इसका मतलब क्या रहेगा? इंटीग्रेशन। और इसीलिए f(d) को तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर मान लेते हैं और 1/f(d) को कह दिया जाता है इनवर्स ऑपरेटर, तो जो इसका रिवर्स में है प्रोसेस। तो आपको यहां से ये याद रखना है कि 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। और अब आ गए हम अपनी मेन प्रॉब्लम पे, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है a0d⁴ a1d³ a2d² प्लस a3d प्लस a4 ऑफ y इज इक्वल्स टू x। और मैंने आपसे कहा कि इस तरह की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f(d) y इज इक्वल्स टू x। अब मुझे एक ऐसे y की वैल्यू चाहिए यहां पर y रखा जाए और आंसर मिले x, और वो कहलाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अब आप इसको इस तरह से सोचें, अब मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि मैं यहां f(d) के साथ क्या ब्रैकेट में लगाऊं y की जगह ताकि आंसर जो है वो x आ जाए। अगर यहां f(d) है तो ये बात श्योर है कि यहां डिवाइड में 1/f(d) होगा, तभी ये एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करेंगे। और अगर इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और मुझे आंसर में चाहिए x, तो मैं यहां ऊपर x लगा देता हूं। तो y की ये वैल्यू हमारे लिए रोल प्ले करेगी किसका? पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो देयरफॉर yp हो जाएगा x/f(d). और अगर हम बिना मैथमेटिक्स को समझे, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को समझे, अगर डायरेक्ट ऐसे सोचे कि यहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो कोई भी इसी तरह से सोचेगा कि y की वैल्यू निकालनी है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में ले जाओ। एक्चुअल में इन चीजों को डिवाइड में नहीं लेकर जा रहे हमने इस तरह से डिफाइन किया है
कि अगर y की जगह इस पार्ट को लगाया जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म करेंगे और फाइनली आंसर मिलेगा x। तो याद करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इस पार्ट को डिवाइड में ले जाओ, x अपॉन एफ ऑफ टी। तो ये हमारा कहलाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। अब हमारी फर्स्ट थ्योरम है जिसमें हम फिर से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे कि इस पार्ट का, तो एक्चुअल में ये पार्ट कहां से निकला इसे समझने के लिए आप ऐसे देखें कि मान लो शुरू में आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी इस टाइप की, और इसे एक स्टेप और ऊपर लिखूं तो ये शुरू में कुछ ऐसी दिख रही होगी, dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई इक्वल टू एक्स, और फिर इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखा गया। और जब आप पिछले रिजल्ट से अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सोचेंगे तो y की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, x अपॉन डी माइनस एम। तो यही लिखा है x अपॉन डी माइनस एम। तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका रिजल्ट ये आएगा, तो कैसे निकलेगा रिजल्ट, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं और मैं मान लेता हूं कि x अपॉन डी माइनस एम, इसका जो भी आंसर आएगा वो z है। नेक्स्ट स्टेप, मैं दोनों तरफ d माइनस एम से ऑपरेट कर देता हूं, तो ऑपरेट बाय d माइनस एम ऑन बोथ साइड। तो जब d माइनस एम इस फर्स्ट स्टेप पर लगेगा x अपॉन डी माइनस एम पर, और यही ऑपरेट किया जाएगा सेकंड साइड पर। यहां पर ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे और हमें फाइनली मिलेगा x, और कैपिटल D का मतलब होता है d बाई डी एक्स। जब वो z पर अप्लाई होगा तो हमें मिलेगा dz बाई डी एक्स, और यहां से मुझे मिलेगा माइनस एम जेड। इसे एक बार इस स्टेप को मैं पहले लिख देता हूं, तो dz अपॉन डी एक्स माइनस एम जेड इक्वल टू एक्स। ये तो +2 क्लास की इक्वेशन बन गई जो कि थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर इसे सॉल्व किया जाता है, तो e टू द पावर माइनस एम डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया e टू द पावर माइनस एम एक्स। और अब अगर सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर माइनस एम एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इनटू में q, तो ये p का रोल करता है और ये q और dx। और इसे एक और स्टेप लिखें तो यहां से z की वैल्यू निकल आई, ये e की पावर माइनस एम एक्स इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और न्यूमरेटर में वापस जाएगा तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, और e टू द पावर माइनस एम एक्स इंटू में x dx। शुरू में इस प्रॉब्लम को हमने z माना था और ये फाइनली z की वैल्यू आ गई, सो x अपॉन डी माइनस एम इज इक्वल्स टू e टू द पावर एम एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एम एक्स इंटू में x dx। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है कि अगर इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो यहाँ पर माइनस के साथ जो नंबर होगा वो कहलाएगा m e टू द पावर वही mx इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस mx इंटू में कैपिटल X dx। तो चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अगर इसे ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो यह है डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट एक्स। और अब आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड 0 नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन को दोनों पार्ट्स में सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट टाइम हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड में हम इसका निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, और लास्ट में इन दोनों का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे ऐड कर दिया जाएगा। तो मैं यहीं लिख देता हूं, यहां से हमारा आएगा फर्स्ट पार्ट से हमारा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड पार्ट से हमारा आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को ऐड कर कर हमें मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को जिसकी राइट हैंड साइड 0 हो,
और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है इनकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। तो y के ब्रैकेट में जो पार्ट हो उसे रखा 0 के इक्वल, यहां d के दो रूट्स आए प्लस माइनस i, और दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं जिनका रियल पार्ट यहां 0 है। तो फाइनली आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फॉर्मूला, यहां रहेगा e⁻0x c1 cos बीटा, बीटा की जगह 1 है तो cos x प्लस c2 sin x, और फाइनली ycf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला, e⁻0 भी 1 है तो ये आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हाफ पार्ट तो हमारा हमेशा यही रहेगा जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो इस तरह की इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का हमारा फॉर्मूला था राइट हैंड साइड कॉसिकेंट एक्स और डिवाइडेड बाय हो जाता है डी स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बनाया था, मैं यहां पर मेंशन करता हूं उस फॉर्मूले को क्या था। वहां पर हमने देखा कि ऊपर की तरफ x हो, नीचे की तरफ हो d माइनस m, तो इसका फॉर्मूला था e⁻mx इंटीग्रेशन e⁻−mx कैपिटल X dx। तो इस फॉर्मूले में हमारे x की जगह पर तो है कोसिकेंट x, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये फॉर्मूला तो सिर्फ एक फैक्टर को हैंडल करता था d माइनस m। यहां पर अब हमारा सिर्फ d नहीं है, d स्क्वायर है। तो सबसे पहले मुझे इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा, और देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। d स्क्वायर 1 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं d प्लस आई और d माइनस आई, इसके फैक्टर कर लिए हैं हमने जैसे आप लोअर क्लासेस में फैक्टर करते थे। तो मान लीजिए इस तरह से दिया हो डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से आपने निकला डी स्क्वायर इक्वल टू -1, और फिर इसके दो फैक्टर्स हो गए, एक डी की वैल्यू आ जाएगी आइटा और एक आ जाएगी माइनस आइटा। और अब नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन डी प्लस आई और डी माइनस आई, और मैंने यहां पर लिख लिया कोसिकेंट एक्स। क्या मैं इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, जहां एक d प्लस आई अलग हो जाए और एक d यहां पर d माइनस आई है? तो हाँ, इसे अलग किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो चलिए इस पार्ट में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अगर हम 1 अपॉन डी प्लस आई और d माइनस आई को लिख सकते हैं a अपॉन डी प्लस आई प्लस b अपॉन डी माइनस आई, और फिर आप इन्हें सॉल्व कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। और फाइनली मैं लिख देता हूँ आने क्या वाला है। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 अपॉन 2i, और b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 अपॉन 2i। तो फाइनली इसे लिखा जाएगा -1 अपॉन 2i इंटू में 1 प्लस डी प्लस आई, और b की जगह आ गया +1 अपॉन 2i इंटू में d माइनस आई। तो ये जो दो फैक्टर्स प्रोडक्ट में थे अब ये अलग अलग हो चुके हैं। तो अगर ये वैल्यू इनकी यहाँ पर यूज कर लें हम इस क्वेश्चन में, तो दिस कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 2i 1 अपॉन d प्लस आई एंड +1 अपॉन 2i 1 अपॉन d माइनस आई, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है कोसिकेंट x। और अब मैं कोसिकेंट x को दोनों ब्रैकेट्स के साथ अलग अलग कर देता हूँ। तो सबसे पहला है -1 अपॉन 2i, इसके बाद था 1 अपॉन डी प्लस आई, साथ में है कोसिकेंट x। नेक्स्ट है 1 अपॉन 2i, और साथ में है 1 अपॉन डी माइनस आई, और यहाँ पर भी है कोसिकेंट x। और अब हमारे पास यहाँ नीचे एक फैक्टर आ चुका है, यहाँ भी एक फैक्टर है, और अब अप्लाई कर सकते हैं हम ये अपनी थ्योरम। तो जब भी आपके पास यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाएं या क्यूबिक इक्वेशन हो तो 3 फैक्टर्स आ जाएं, 3 फैक्टर होंगे तब भी आप उसे पार्शियल फ्रैक्शन से 3 अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, और फिर 1 बाय 1 एक एक फैक्टर पर इस x वाले पार्ट को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं रिजल्ट को। तो 1 अपॉन 2i,
यहाँ पर अगर आप इस और इस पार्ट को कंपेयर करें तो यहाँ d प्लस आई है, जबकि मुझे चाहिए होता है d माइनस एम। तो आप इसे सोच सकते हैं ये है d माइनस आई, इस तरह ट्रीट कर लीजिए इसे। तो m का रोल कर रहा है माइनस आई, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा e टू द पावर, तो m की जगह है माइनस आई, e टू द पावर mx, e टू द पावर माइनस आई एक्स, इंटीग्रेशन e टू द पावर आई एक्स, साथ में आता है x और x की जगह आ जाएगा कॉसिकेंट x dx। सिमिलरली अगले के लिए लिखते हैं, तो 1/2i, यहाँ पर m का रोल कर रहा है i, तो यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर आई एक्स, और इंटीग्रेशन में हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई एक्स कॉसिकेंट x dx। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। -1/2i, और अब इसका फॉर्मूला आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्लासेस में पढ़ लिया है तो e टू द पावर आइटा थीटा का फॉर्मूला है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो e टू द पावर माइनस आइटा एक्स। चलिए पहले इंटीग्रेशन के अंदर वाले पार्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा cos x प्लस आइटा साइन x, और इसकी मल्टीप्लाई है कॉसिकेंट x के साथ। और सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में भी इस फर्स्ट वाले पार्ट को अभी एज इट इज लिखते हैं, इसे नेक्स्ट ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ अगर यहाँ आइटा थीटा हो तो प्लस आता है, और अगर माइनस आइटा थीटा तो ये प्लस की जगह हो जाता है माइनस। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos x माइनस आइटा साइन x, और मल्टीप्लाई में है कॉसिकेंट x dx। तो -1/2i e टू द पावर माइनस आइटा x। अब जब इनकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो cos x, और कॉसिकेंट का मतलब है 1/sin, तो cos इंटू 1/sin, ये फर्स्ट पार्ट हमें मिलेगा कोटेंजेंट x, प्लस साइन इंटू कॉसिकेंट 1 हो जाएगा, तो प्लस आइटा, साथ में है dx। तो 1/2i e टू द पावर आइटा x। सिमिलरली यहाँ भी फर्स्ट पार्ट बन जाएगा कोटेंजेंट x, और अगला हो जाएगा माइनस आइटा dx। तो 1/2i e टू द पावर माइनस आइटा x, इसे अब लिख लेते हैं cos x माइनस आइटा साइन x। और इस पार्ट का इंटीग्रेशन करें तो कोटेंजेंट x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन x, और प्लस आइटा का आइटा x, और 1/2i e टू द पावर आइटा x को लिखा जा सकता है cos x प्लस आइटा साइन x, और इस पार्ट का इंटीग्रेशन करें तो log ऑफ साइन x माइनस आइटा x। और अब नेक्स्ट स्टेप में अगर दोनों में से ही 1/2i कॉमन ले लिया जाए, तो 1/2i कॉमन ले लें, तो यहाँ जो इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की करनी है, तो सबसे पहले cos x की फर्स्ट स्टेप के साथ करते हैं, तो हमें मिलेगा cos ऑफ cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x। सेकेंड मिलेगा प्लस आइटा x cos x, और अब माइनस आइटा साइन x की इन दोनों के साथ करें तो माइनस आइटा साइन x लॉग ऑफ साइन x। अच्छा, एक मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो फिर ये अगला स्टेप माइनस में लिखा जाएगा। तो हम इन दोनों टर्म्स में से -1/2i कॉमन ले रहे हैं। तो चलिए पहले तो इस ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं। तो माइनस आइटा साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई हो तो आइटा 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 स्क्वायर जो कि माइनस देगा, और माइनस प्लस भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स। और अब माइनस कॉमन लेने की वजह से अगली जितनी टर्म्स होंगी वो माइनस के साथ लिख देंगे। एक्स लॉग साइन एक्स, सेकेंड कॉस एक्स की इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आइटा एक्स कॉस एक्स, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस आइटा साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स,
और फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट आइटा स्क्वायर फिर से माइनस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स साइन एक्स। और अब फाइनली आप देख सकते हैं कि इनमें से क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और देखते हैं तो एक्स साइन एक्स और यहाँ माइनस के साथ एक्स साइन एक्स, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। और -1/2i, यहाँ है आइटा एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस ये भी प्लस होकर तो 2 आइटा एक्स कॉस एक्स। यहाँ है माइनस आइटा साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये भी माइनस आइटा तो -2 आइटा साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब यहाँ दोनों से 2 आइटा कॉमन ले लें तो वो 2 आइटा इस 2 आइटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली हमें मिल रहा है ये टर्म प्लस की हो गई है। तो साइन एक्स इंटू में लॉग ऑफ साइन एक्स और यहाँ से मिल रहा है माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये फाइनली हमें मिल गया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अगर आपको याद हो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था c1 cos x प्लस c2 sin x और yp हमारा आया है प्लस sin x log of sin x माइनस x cos x। और अब इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसिकेंट x की जगह यहाँ सीकेंट x आ गया है, और सेकंड प्रॉब्लम में यहाँ है cos ऑफ e⁻⁻x। तो आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे। थैंक यू।